हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूपीपी कांस्टेबल भर्ती के प्रीवियस ईयर सीरीज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि चैनल पर यूपीपी कांस्टेबल भर्ती के जो प्रीवियस ईयर्स के आपके एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उसके यहाँ पर इस सीरीज के दौरान आपके वो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का आपका ये छठा वीडियो होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किसके, जीएस और जीके के। तो आज हम जिस पेपर को या जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके क्वेश्चन कब पूछे गए थे, 26 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसके हम सारे क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये छठा वीडियो है, इसके पहले आपके 5 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने 5 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले वाले, तो जरूर से देख लीजिएगा, वो जरूर से आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो देखते समय अगर मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट करके बिल्कुल से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो का लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को साथ साथ में देखते हुए, ठीक है, क्वेश्चन को तो आपको देखना ही है, साथ साथ में आपको यह भी देखना है कि वो क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से आ रहा है, उसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी भी करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है। ठीक है ना, कब शुरू किया गया था, 2018 में। देखिए 2018 का पेपर है ये, है ना, अक्टूबर में हुआ था और जुलाई 2018 के करंट का ये क्वेश्चन उस समय आप ये पूछा गया था। ठीक है, तो आपको करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका साथी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, सीआरपीएफ के द्वारा अमरनाथ यात्रियों की मदद करने के लिए साथी नाम का एक मोबाइल सहायता केंद्र शुरू किया गया था। ठीक है, जिसमें कि आपका मौसम संबंधी सूचनाएं, सहायता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को प्रदान किया जा सके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया है, यानी कि फिर से रिन्यू कर लिया है। कब, 2016 में एक संधि हुई थी, व्यापार संधि हुई थी, उसको फिर से रिन्यू कर लिया है। तो किसके साथ कर लिया है, भारत ने नेपाल के साथ कर लिया है। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, तो उसके साथ कर लिया है। ठीक है ना, नेपाल की कैपिटल क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो अब देखिए यहाँ पर जो करंट का क्वेश्चन तो पूछा है, करंट अफेयर का क्वेश्चन तो पूछा है, लेकिन करंट अफेयर का किस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका पदक तालिका पर शीर्ष पर रहा देश कौन रहा, चीन। तो चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते। देखिए यहाँ पर पदक की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर स्वर्ण पदक की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके का आपको अपनी करंट अफेयर को तैयार करके चलनी है। तो चीन ने कितने टोटल स्वर्ण पदक जीते थे, 132। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है कि एशियाई लास्ट आपके कब हुए थे, 2018 में हुए थे, जो अब आपके होने वाले हैं एशियाई खेल। हालांकि पहले आपका 2022 में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से उसको टाल दिया गया था। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 में 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक आपका जो है एशियाई खेल हो सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो याद रखिएगा, जब ये 2018 में आपका जो एशियाई खेल हुआ था उसमें जो है भारत आपका 8वें स्थान पर रहा था, जिसमें कि भारत ने टोटल 15 गोल्ड मेडल जीते थे। तो याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, इन विच कंट्री इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड। ठीक है, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में बार बार पूछा भी जाता है। तो नीदरलैंड में आपका ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, नीदरलैंड के हेग शहर में। कहां पर स्थित है, नीदरलैंड के हेग शहर में आपका ये न्यायालय स्थित है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है कब की गई, जून 1945 को की गई। कभी कभी आपका ये भी पूछ देता है। ठीक है, याद रखिए, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला आपका ये सवाल है। बढ़ते हैं वीडियो मांगे की तरफ और लेते हैं 5वां सवाल। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ट्रीज एंड प्लांट्स द ओवरी चेंजेस इनटू, यानी कि ओवरी आपका किस में बदल जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ओवरी जो है आपका फल में बदल जाता है, फ्रूट में बदल जाता है। जो आप फल खाते हैं वो क्या है, ओवरी का ही एक परिवर्तित रूप होता है। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी आपकी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में, फल में चेंज हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्षतिग्रस्त सीएफएल और
फ्लोरोसेंट लैंप फ्लोरोसेंट ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाष्प होती है, वेपर होती है, जो स्वभाव से जहरीली होती है। ठीक है ना। अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन भी क्वेश्चन का दे सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन आपका दोनों लैंग्वेज में टाइप करके लाता हूँ। ठीक है ना। डैमेज CFL एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स मस्ट बी डिस्पोज ऑफ सेफली एज दे कंटेन वेपर्स विच आर पॉइजनस इन नेचर। ठीक है ना। तो कौन सी इसके अंदर वाष्प होती है, कौन सी वेपर होती है जो पॉइजनस होती है आपके लिए? पारा। ठीक है ना। पारा आपके लिए पॉइजनस होता है इसके अंदर, क्योंकि वेपर भरी होती है। ठीक है। तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए इनको संभाल के इनका जो डिस्पोज इनको करना चाहिए संभाल करके। ठीक है ना। आप सभी जानते हैं कि पारा का अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं इसका, बैरोमीटर में, मैनोमीटर में, CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब में तो आप करते ही करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ये मेटल है आपका पारा, और मेटल होने के साथ साथ ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, उच्च घनत्व होता है इसका। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके की इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। ठीक है ना। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है, यानी कि द वैस्कुलर टिश्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। यानी कि जो पौधों में कौन से ऐसे ऊतक हैं, ठीक है, कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो कि पूरे पौधों में क्या करते हैं, पानी की आपूर्ति को पूरी करते हैं, या फिर पूरे पेड़ में पानी को लाते और ले जाते हैं, तो कौन होते हैं? जाइलम। ये तो बात हो गई पानी की। और पौधे फल यानी कि भोजन, भोजन कौन लाता और ले जाता है, किस टिश्यू के द्वारा? जो पूरे पौधे या पेड़ को भोजन मिलता है तो वो है आपके फ्लोएम। ठीक है, जो ऑप्शन ए लिखा है उससे क्या मिलता है, पौधे को, पूरे पौधे को क्या मिलता है? भोजन मिलता है। उससे जो भोजन है आपका पूरे प्लांट में आता जाता रहता है। ठीक है ना। तो जल के लिए जाइलम टिश्यू और भोजन के लिए फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, याद रखिए। पौधों में भोजन कौन बनाता है? पत्तियां बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। सेलेक्ट द नेम ऑफ द रिप्रोडक्टिव सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ब्रेड मोल्ड सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ब्रेड मोल्ड सही होगा। ठीक है, ब्रेड मोल्ड आपका ये जो है ऑप्शन बिल्कुल से सही होगा। ठीक है। ब्रेड मोल्ड क्या है? जैसे कि आप मान लीजिए ब्रेड लेते हैं, उसमें क्या होता है, फंगस लग जाता है, फंगस। ठीक है, फंगस लग जाता है, तो उसमें फंगस के अलावा भी बहुत सारे वहाँ पर क्या उसी में जो है प्लांट्स उगाते हैं। क्या है, जैसे राइजोपस है आपका, वो यहाँ पर कभी कभी उगाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। उसका नाम क्या है? यहाँ पर नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, तो ये है आपका नायलॉन। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा होगा? नायलॉन। ठीक है ना। इसमें पानी, हवा तथा कोयले से तैयार किया गया था। ये प्रकृति में मजबूत होता है, लोचदार होता है तथा हल्का भी होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। देखिए, आपका अभी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया गया, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। इसकी जो शुरुआत हुई मनाने की, कब से हुई? 2006 से। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 2006 से 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है। जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वो कब होता है? 14 सितंबर को। ठीक है, अभी हाल ही में मनाया गया। तो भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। तो उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। किसने ये सिद्धांत दिया? किसने ये थ्योरी दिया? तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने आपका ये सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1809 में। ठीक है ना। इसमें उन्होंने क्या कहा कि शरीर के वो हिस्से जिनका प्रयोग ज़्यादा होता है वो धीरे धीरे ज़्यादा
विकसित हो जाते हैं और यही आपका जो क्रम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और जिन अंगों का प्रयोग नहीं होता है वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये कई पीढ़ियों के बाद उन अंगों का क्या है, केवल निशान रह जाता है, ठीक है, केवल नाम मात्र के आपके बच जाते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये लेमार्क ने कहा था, ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये, ठीक है, ये थ्योरी का नाम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एस्पिरेशन? ठीक है, तो इस किताब के जो लेखक हैं वो हैं नंदन नीलेकणी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। कोई आपके मन में सवाल आ रहा है, कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई जीएसटी की सिफारिश? तो जो जीएसटी की सिफारिश वो जीएसटी परिषद द्वारा की गई। ऑप्शन सी आपका सही होगा। जीएसटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं, महत्वपूर्ण भी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, कब से पूरे देश में लागू हो गया? 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में आपका या पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था, तो कहां पर स्थापित किया गया था आपका भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन? आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल क्या है, साइबर फ्रॉड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। लोग बहुत अब ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत बड़ा धोखा करते हैं, सबके साथ फ्रॉड करते हैं बहुत ज़्यादा, इसका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। तो आपको संभाल करके सभी चीज़ों को ऑनलाइन यूज़ करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी को संभाल करके यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। अपने पासवर्ड्स वगैरह, कोड वगैरह, ओटीपी वगैरह किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए। तो पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? बेंगलोर में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? देखिए आपका पहले भी आपका एक क्वेश्चन इस तरीके का आ चुका है और यहाँ पर भी आपका ये पूछा गया है। तो जो सुधा सिंह है कौन सा खेल खेलती हैं? दौड़, उस वो भी कौन सी? बाधा दौड़, ठीक है ना, हडल रेस प्रतियोगिता में इन्होंने रजत पदक जीता था। कहाँ? एशियाई खेल 2018 में। तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध रायबरेली से है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 16 नंबर। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को कब कर दिया गया? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया, ठीक है। यानी कि 24 जनवरी 1950 से पहले उत्तर प्रदेश क्या था आपका? संयुक्त प्रांत था। कब से कब तक रहा? 1937 से 1950 के मध्य जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। उसके पहले भी आपका नाम क्या था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है ना। तो टाइम टू टाइम आपका नाम बदलता रहा है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? ठीक है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में किस किस्म को चुना गया है? यानी कि काला नमक चावल को चुना गया है, तो ये कहाँ पर है, किस जिले से संबंधित है? तो ये आपका सिद्धार्थनगर से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। इसमें से जो बाकी ऑप्शंस हैं जैसे कि आपका गोरखपुर है, तो गोरखपुर आपका किसके लिए फेमस है? टेराकोटा के लिए फेमस है। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, ठीक है, और इसको अलंकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? टेराकोटा का अलंकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, एक प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। दूसरा नंबर आजमगढ़। तो आजमगढ़ की जो ब्लैक पॉटरी है, यानी कि जो काले मिट्टी के बर्तन होते हैं उनकी चमक इतनी बेहतरीन होती है, क्या है, उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए ब्लैक पॉटरी को चुन लिया गया है। गोंडा में क्या होता है? गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दालों के लिए चुना गया है। एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद, गोंडा दालें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 18 नंबर। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहाँ पर हुआ था? एटा, वर्तमान में नाम क्या है? कासगंज, ठीक है ना। तो कासगंज में इनका जन्म हुआ था। किसका? अमीर खुसरो का। इनको एक उपाधि भी दी गई, क्या उनका उपाधि दी गई? तूती ए हिंद, ठीक है, तूती ए हिंद इनको उपाधि दी गई। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 8 शासकों का काल देखा है। किसने? अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो बहू बेगम का मकबरा है वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है ना। ये किसने बनाया है? तो ये
बहू बेगम का जो मकबरा है नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में बनाया था। कहाँ पर बनाया था? उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? क्या बुलाया जाता था? प्यार से अपने शिष्यों द्वारा अप्पा जी बुलाया जाता था। तो उनका नाम है गिरिजा देवी प्रसाद। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है ना। ठुमरी की रानी के नाम से भी ये विख्यात थी। किसके नाम से? ठुमरी की रानी के नाम से विख्यात थी गिरिजा देवी प्रसाद। ठीक है ना। इनका संबंध बनारस घराने से था। कभी कभी घराना भी पूछ देता है एग्जाम में, तो इनका संबंध बनारस घराने से था। इनको 1972 में पद्मश्री, ठीक है, 1989 में इनका पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गिरिजा देवी प्रसाद अप्पा जी के नाम से फेमस थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ठीक है, आखिरकार ये किस संप्रदाय से आते हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से आते हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। नाथ संप्रदाय क्या है? उत्तर पश्चिम भारत का एक धार्मिक पंथ है। ठीक है, इसके जो आराध्य भगवान हैं वो कौन है? वो शिव जी हैं। कौन है? शिव जी हैं। ये जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मत्स्येंद्र नाथ इसके संस्थापक थे। किसके? नाथ संप्रदाय के। तो आपको याद रखना है जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान के योगी आदित्यनाथ, वो उनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो नाथ संप्रदाय से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ठीक है ना। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और उत्तर प्रदेश पड़ोसी देश है, उत्तर प्रदेश से उसकी सीमा भी लगती है। तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा लगती है? तो महाराजगंज। ठीक है, जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें से महाराजगंज की सीमा आपकी नेपाल से लगती है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के और भी जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। वो कौन कौन सी? पीलीभीत है आपका, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है और महाराजगंज तो है ही है। ठीक है, हाँ, तो याद रखना है। यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है यह आपका संप्रदाय। ठीक है ना। तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो पंथ है इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। कब शुरू की थी? याद भी रखना है, ईयर आपको 1699। ठीक है ना। और ये सिख परंपरा के कौन से गुरु थे? क्रम में अगर देखें तो ये 10वें गुरु थे। कौन थे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? ठीक है, तो इस तरीके का यह आपका एक करंट का क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको करंट भी बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए पढ़ करके जानी है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, 8.46 मीट्रिक टन। ठीक है, कितनी? 8.46 मीट्रिक टन। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? क्या नाम है इसका? आनंद कारज, जो एक परंपरा है सिखों में। ठीक है, उनके विवाह समारोह के लिए। तो किसने शुरू की थी? तो इसको श्री गुरु अमरदास जी ने शुरू की थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। आनंद कारंज का अगर हिंदी में बात करें या साधारण अर्थ की बात करें तो इसका नाम होता है आनंदमय संघ। क्या नाम होता है? आनंदमय संघ, आनंद कारज का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आपका सही हुआ। कब? 2016 और 17 के लिए। ठीक है ना। 2020 और 21 में भी आपके आंकड़े जारी किए गए थे, तब भी आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर ही था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान व्यापार के घाटे की लगभग राशि क्या थी? What was the approximate amount of India's trade deficit during the financial year 2017-18? तो क्या थी? 156.80 बिलियन डॉलर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह आपका व्यापार घाटे की लगभग राशि थी।
ठीक है ना, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? ठीक है ना, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर ढूंढ करके आपको चारों में से निकालना है सही में। तो यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है कि 1975 में आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि जून 1975 में इंदिरा गांधी के समय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, तो 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि उस समय जब आपातकाल लगा आपका, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही, यानी कि मैचिंग, कौन सा आपकी मैचिंग करेक्ट है? यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली किसकी? स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक है ना, आप मूल अधिकार पढ़ते हैं, आप सभी जानते हैं 6 आपके मूल अधिकार हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हैं। तो यहाँ पर एक मूल अधिकार की बात हो रही है, स्वतंत्रता के अधिकार की, और वो आप सभी जानते हैं कि उनको 6 भागों में बांटा गया है आर्टिकल 19 के तहत। तो वो कौन सा इसमें मैचिंग है, वो सही है। तो जो आपका ऑप्शन सी है 19 का ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, वो आपका बिल्कुल सही मैच है। बाकी आपके जो ऑप्शंस हैं वो सही मैच नहीं है। ठीक है, 19 का ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना, ऑप्शन सी क्या है? संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? संघ बनाने का अधिकार है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी आपका दिया गया, यहाँ पर ई की जगह जी होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी जो क्वेश्चन का ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग? यानी कि आपको गलत कथन ढूंढ करके निकालना है। तो चारों क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को हटा सकता है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, नहीं। यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो कितनी है? 35 ईयर है। राष्ट्रपति की भी यही है, ठीक है, राष्ट्रपति की भी यही है, उपराष्ट्रपति की भी यही है, और राज्यपाल की भी यही है। एज क्राइटेरिया कितनी? 35 ईयर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, जो पात्रता है ये आपका आर्टिकल 157 में दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 31 नंबर, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी किसकी सलाह पर, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो भारत का केंद्रीय रेल मंत्री, उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आप सभी जानते हैं आर्टिकल 75 का 1, ठीक है, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण आपका आर्टिकल है 75 का 1। इसमें क्या होता है कि इसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन वो किसकी सलाह पर करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ने कर दी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, किसकी? रेल मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान में अच्छा रेल मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ पर फिर से आपको सही ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। तो चारों कुछ पहले ऑप्शंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यानी कि बेसिकली जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है ना। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1967 से लेकर के 1969 तक रहा, ठीक है ना। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आप सभी जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 33 नंबर, वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। आपके ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अभी ये वीडियोस आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। उसके बाद आपकी एक प्रॉपर जीएस की एक पूरी प्रॉपर सीरीज चलने वाली है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी, विच ऑफ द कैपिटल इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? तो जॉर्डन की राजधानी कौन है? अम्मान। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ मंगोलिया? तो मंगोलिया की मुद्रा है तोग रोग। ऑप्शन बी आपका सही होगा, तोग रोग मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 35 नंबर। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? यहाँ पर थर्ड पूछा गया है। ठीक है, तो पहला आप जानते हैं कि अब कौन हो गया है, भारत हो गया है। उसके बाद भारत के बाद चीन हो गया है, और चीन के बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो इंडोनेशिया है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में ही आपका सबसे बड़ा जंगल पाया जाता है दुनिया का। कौन सा? अमेज़न का जंगल। ठीक है ना, अमेज़न का जंगल। तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पाया जाता है? लगभग 60% जंगल जो अमेज़न का हिस्सा है वो ब्राज़ील में पाया जाता है। और दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? वो भी आपका ब्राज़ील में ही पाया जाता है। ठीक है, ब्राज़ील के लगभग 60% भाग पर आपके जंगल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है ना, पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी? आप सभी जानते हैं वो कौन सी है? गोदावरी है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस नदी की। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व की होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? पूर्णा, वर्धा, मंजौरा, प्रवाहिता, बेनगंगा, इंद्रावती। ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? कि पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज भी देखिए आपका एक क्वेश्चन आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को पहली बार मनाया गया। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपका मन अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।